तो परिवर्तन का जो नाम है वो ओपन शेड से जब हमने इसको परिवर्तित किया, हम जो कंपनी थे, इस कंपनी की शुरुआत हुई है नियर अबाउट 35 से 40 ईयर्स हो रहे हैं, 35 से 40 साल हो रहे हैं हमको इसको शुरुआत किए हुए इस पोल्ट्री फार्मिंग की। पहले हमने भी शुरुआत में ट्रेडिशनल फार्मिंग किया, फिर हमने ओपन फार्मिंग किया, फिर ओपन से हम ईसी शेड में आ गए, और उसके बाद में लगातार इसमें टेक्निकली हम इसके अंदर में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। अपग्रेडेशन के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन ये जानना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का नाम परिवर्तन कैसे पड़ा। तो अपन सबसे पहले एक ओपन शेड की स्लाइड में देखेंगे। यहां आपको जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपने 250 फीट लेंथ है, 40 फीट विड्थ है, 10,000 स्क्वायर फीट टोटल शेड की जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 10,000 स्क्वायर फीट। ओपन शेड, सर फुल स्क्रीन 6,000 कर बर्ड्स दीजिए। इसके अंदर में हमने प्लेस किया। आवाज की कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो मुझे बताएं। नहीं सर, स्क्रीन फुल कर दीजिए, आई मीन इसका फुल स्क्रीन पे रख दीजिए तो व्यू। स्क्रीन में एक सेकंड, क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहा है इसका, मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके सर। नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम करे, क्योंकि बीच में स्टक होता ही है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या रीजन है। ठीक है, तो यहाँ हमको 10,000 स्क्वायर फीट दिखा, 6,000 हमारी बर्ड्स आया, 10% मोर्टेलिटी एंड अबो 2.2 FCR, 2 kg को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए हमको 42 डेज वेट करना पड़ता था। उस टाइम के लिए जब हम एक ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, उस टाइम पे जब हमने ये फिगर के साथ में हमने ओपन फार्मिंग किया, ये हमारा बेस्ट बेस्ट था, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल फार्मिंग से बाहर निकल कर आए थे। ऐसे ऐसे जो डेटा है हमने कभी कलेक्ट ही नहीं किया था, हम जानते भी नहीं थे। राइट, तो यहां हमने देख लिया सेम शेड। इसके बाद में हमने एक ईसी शेड के साथ में इसका कंपैरिजन किया जाए। क्यों क्यों इंसिस्ट करते हैं हम कि आप ओपन शेड से ईसी शेड में जाएं। राइट, यहां पर में सेम आप देखेंगे 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, यहाँ 6,000 बर्ड्स, इस तरफ में 14,000 बर्ड्स। फिर आता है आपका 10% मोर्टेलिटी या 4% मोर्टेलिटी एंड बिलो, 2.2 FCR, 1.6 FCR, 2 kg गेन करने के लिए 42 डेज, 2 kg गेन करने के लिए 32 डेज। ओवरऑल ओवरऑल हमने जो इसके लिए स्लोगन रखा हुआ था कि अपने फार्मरों के लिए कि डबल योर इनकम, तो ये हमारे जो स्लोगन था, हमारा जो एक टैगलाइन थी, वो सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर में जैसे कि आप देख रहे हो कि कैपेसिटी में बढ़ गया, मोर्टेलिटी पे कंट्रोल हो गया, FCR डाउन हो गया, 2 kg के लिए हमने डेज भी कम कर लिया, है ना। सब तरीके से हमने इसके अंदर में सेविंग किया। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आपके पास में आता है तो ये पूछता है कि सर मुझे ईसी शेड लगाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि सर मुझे ईसी शेड लगाना है, तो व्हाट इज द बेसिक नीड्स। तो दिस इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईसी शेड। लैंड, अगर ये चार चीजें आपके यहाँ पर में आपके फार्मर के पास में नहीं है तो आप ईसी शेड नहीं लगा सकते या लगवा सकते। फार्मर के पास ये चार चीजों का अगर अरेंजमेंट है तो ही वो ईसी शेड की फार्मिंग कर पाएगा। नंबर वन, लैंड, लेंथ में ईस्ट और वेस्ट होना चाहिए, इसको ध्यान से रख लीजिए। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर में डाउट है कि वो तो शेड के अंदर में बर्ड पलती है, ये तो आपका ईसी शेड है, व्हाई यू आर इंसिस्टिंग दिस ईस्ट एंड वेस्ट ओनली। तो उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, है ना। आपके मन में भी ये डाउट आएगा, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, अगर है तो लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेंथ में हम जो है वो ईस्ट और वेस्ट का हम डायरेक्शन रखेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारा वाटर।
वाटर 10,000 लीटर पर डे मिनिमम इज रिक्वायर्ड, इससे कम नहीं। तो इसके रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है कि आपको बोरवेल करना पड़ेगा, एक नहीं तो दो बोरवेल करना पड़ेगा, है ना कहीं से आपको इसके वाटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो एकदम फ्रेशर होते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता, तो उनको आप ये चार चीजें जरूर बताइए। नंबर 3 इज इलेक्ट्रिसिटी, 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज रिक्वायर्ड एज पर योर शेड साइज। 20 एचपी से 30 एचपी तक इसके अंदर में जरूरत पड़ती है, इसमें भी मोर 20 एचपी टू 30 एचपी 3 फेज चाहिए। करेक्ट। लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट इज अप्रोच रोड। उसके में आप ये देखे होंगे फीड एंड चिक्स की व्हीकल। अप्रोच रोड के लिए हम क्यों बार बार इस चीज के ऊपर में जोर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स दे आर इंस्टॉलिंग, दे आर मेकिंग दिस ईसी शेड फार्म किसी न किसी एग्रीकल्चर लैंड पे बनाते हैं, खेत के अंदर बनाते हैं। तो ऑब्वियसली खेत के अंदर में या किसी नॉर्मल लैंड के ऊपर में जब हम ये शेड तैयार करते हैं तब वहां पर में अप्रोच रोड वहां तक नहीं हो पाती, जबकि इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर फीड एंड चिक्स। ये इनकी गाड़ी तो आपके दरवाजे तक आना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में इसको अगर समझना है आपको तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि आपके ये गाड़ी के 4 व्हील हैं। ठीक है। पहला व्हील हो गया आपका लैंड, दूसरा व्हील हो गया आपका वाटर, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड चौथा अप्रोच रोड। ठीक है। तो विदाउट दिस 4 व्हील यू कैन नॉट रन योर व्हीकल। करेक्ट। अब अपन चलते हैं, इसी में देखा जाए तो हम चलते हैं नेक्स्ट कंट्रोल में। ठीक है भाई, आपको तो शेड भी लग गया, बेसिक रिक्वायरमेंट भी आपने कंप्लीट कर लिए, यू आर ओके विथ योर फार्मर, फार्मर इज क्वाइट कॉन्फिडेंट टू इंस्टॉल द शेड। अब एक सवाल उसने पूछा कि सर इस शेड को लगाने के लिए मुझे पैसा कितना लगेगा, और जब आप उसको पैसा बताते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है। सबका ऐसा ही होता है शुरुआत में, क्योंकि ओपन शेड का एक अलग बजट होता है और ईसी शेड का एक अलग बजट होता है। जब आप उसको बजट के बारे में बताते हैं तो उसके अंदर में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आप ऐसा क्या दे रहे हैं, एनवायरमेंट कंट्रोल में ऐसा क्या दे रहे हैं जो जो इसका पैसा इतना लग रहा है। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि यस यू कैन राइट डाउन। इसी तरीके से जो आपके 4 व्हील हैं, इस व्हील में आपको 4 कंट्रोल होते हैं। हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं ना एनवायरमेंट कंट्रोल मींस व्हाट। लोग बोलते हैं इधर से हवा आती है इधर से जाती है ना। सबके दिमाग में यही रहती है, हमारे भी दिमाग में यही था कि एनवायरमेंट कंट्रोल मींस सिर्फ हवा। नहीं, दिस ऑल 4 कंट्रोल शुड वर्क इनसाइड द शेड, then only you can say this is environment control shed. Number 1 is air and temperature control. Number 2, feed control. Number 3, light control. Number 4, water control. Got my point? 4 कंट्रोल जब तक आपके नहीं होंगे तब तक आप एनवायरमेंट कंट्रोल शेड बोल ही नहीं सकते। इसके अंदर में एक भी कंट्रोल अगर फेल हुआ तो आपका जो एनवायरमेंट कंट्रोल जो आपके शेड के अंदर का है वो फेलुअर हो जाएगा। ठीक है। अब अपन एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल पे चलते हैं। तो आप ये 4 व्हील को आप ध्यान दीजिए, बेसिक रिक्वायरमेंट पे और आपके एनवायरमेंट कंट्रोल पे। नेक्स्ट इज एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। अब हमारा पहले कंट्रोल के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। एक शेड आपको दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ आपके ये कूलिंग पैड्स लगे हुए, पीछे की तरफ आपके ये एग्जॉस्ट फैन लगे हुए, बाहर का टेम्परेचर नियर अबाउट 45 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री, आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री, और अंदर का टेम्परेचर कितना चाहिए? 26, 27, 28 एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी है। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि इसके अंदर में जो रेड रेड दिख रहे हैं ये क्या है? व्हाट इज दिस? ऑफ कोर्स ये डोर्स हैं। ठीक है, ये दरवाजे हैं।
तो दरवाजे देख रहे हैं कोई एक दूसरे के सामने नहीं है, सब जिगजैग में लगे हैं। दो दरवाजे के बीच में एक दरवाजा लगा है, ध्यान से देखिए। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को देखने के लिए। अगर आपको डिजाइन से अगर रिलेटेड है तो आप एक बार में खड़े होकर आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं ये आपका शेड सही बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये दरवाजे एक तरफ आपने 3 लगा दिया, दूसरी तरफ आपने 2 लगा दिया। ये 2 दरवाजे इन 2 दरवाजे के बीच में सेम दूरी पर है, मतलब कहने का मतलब जिग जैग में ये दरवाजे लग गए। ठीक है, अब आप देखिए गौर से कि यहाँ पर में आपके यहाँ जो एयर आ रही है वो कहाँ से आ रही है। पूरे शेड में जो एयर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कूलिंग पैड के थ्रू आएगी। कूलिंग पैड कहाँ लगा है? सामने लगा है। एग्जॉस्ट फैन फैन कहाँ लगे हुए हैं? पीछे लगे हुए हैं। जब एग्जॉस्ट फैन चलेंगे तो अंदर के पूरे एयर को खींच के वो बाहर फेंक देंगे। इसका मतलब आउटसाइड में जो आपकी एयर है, जो गर्म हवा है 45 डिग्री वाली है, वो थ्रू आपके कूलिंग पैड में आएगी। कूलिंग पैड में पैड्स होते हैं, गीला रहता है, पानी उसके ऊपर में डलता है। जब वहां से वो ट्रीट होके हवा अंदर आती है तो आपके यहाँ के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल उसको मैनेज कर लेता है, और यहाँ से हवा सीधा बाहर, मतलब शर्ट के अंदर जितनी गर्म हवा है उसको ये निकाल के बाहर कर देता है और उसकी जगह रिप्लेस करता है ऑक्सीजन से, ठंडक से भरी हुई एयर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एयर एंड टेम्परेचर का एक पार्ट तो हमने देख लिया, कूलिंग। अब जो सबसे पहला पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रूडिंग। आप सबको मालूम होगा, समझाने की जरूरत नहीं है कि ब्रूडिंग कितने दिनों की होती है और ब्रूडिंग में क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जो ब्रूडर यूज करते हैं उसमें पहला ब्रूडर है डीजल ब्रूडर, दूसरे नंबर पे है गैस ब्रूडर, तीसरे नंबर पे है बुखारी, और एक रेड से लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रूडर। तो हम क्या इसको यूज करते हैं? आंसर इज नो। इलेक्ट्रिकल ब्रूडर हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस ब्रूडर के इस्तेमाल से हमारे यहाँ पर में खुद 2 शेड के अंदर में एक्सीडेंट हो चुके हैं, और हमारे पास में उनको बचाने के लिए इतनी जल्दी में, इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं हो सका, और हो सकता है कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो हम डीजल ब्रूडर, गैस ब्रूडर, बुखारी, हम सिर्फ 3 को जो है प्रमोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रूडर हमारे यहाँ पर में बैन है। राइट, अब हम चलते हैं। अभी आपका क्या था? ये एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फीड कंट्रोल। ये सब लिंक है, ध्यान से सुनिए। ये है हमारा फीड कंट्रोल। फीड कंट्रोल में आपको क्या दिख रहा है? सामने सामने दिख रहा है एक हॉपर, है ना, एक हॉपर दिख रहा है। और पीछे क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है मोटर। तो मोटर में अंदर में, इस पाइप के अंदर में लगा रहता है ऑगर। सामने आपने इसमें दाना डाला, दाना ऑगर के थ्रू पीछे आता 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 मोटर तक आएगा। मोटर के सामने एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर के सामने जैसी दाना जाता है वो मोटर को बंद कर देता है, और इसी हिसाब से आपका दाना ऑटोमेटिकली, आप फ्रंट में आप उसको डालते जाते हैं हॉपर में, और ये पीछे जाता जाता है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात एक ही चीज की है कि वो ये है, आपके यहाँ पर में जो ये हॉपर है उसकी कैपेसिटी है 70 kg। ध्यान देने वाली बात है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 70 kg। और फीडबैक की कैपेसिटी कितनी है? 60 kg। तो इस जगह पर में होता क्या है, लोग इस 70 kg वाले हॉपर को ओवरलोड कर देते हैं। तो जब इसका फीड ओवरलोड हो जाता है तब इसमें क्या होता है कि जिसमें ये हैंग किया हुआ है ना, जिस तरीके से इसके अंदर में व्हील्स लगे हुए हैं, तार लगी हुई है, इसके एसेसरीज लगी हुई है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 70 kg के आसपास है। अब उस हिसाब से ये ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने की वजह से आपकी पूरी लाइन जो है उसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है और ये लाइन टूटना शुरू हो जाती है। तो आपका जो बना बनाया जो सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और ये ऑटोमेशन में काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लाइट कंट्रोल। बहुत सारे फार्मर ओपन शेड जब करते हैं तो उसके अंदर में हेलोजन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर में हम जो है ओनली 7 वॉट का एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हैं।
10x10 10x10 फीट में एक 7 वॉट का एलईडी बल्ब जो है वो सफिशिएंट है। अब ये सफिशिएंट है मतलब जो लक्स और ल्यूमिनर उस बर्ड को चाहिए दैट इज ओके विथ 7 वॉट एलईडी बल्ब। ठीक है। अब यहां पर में क्या करते हैं, कई फार्मर इलेक्ट्रिकल ब्रूडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रूडर कितने का होता है, 7 वॉट। ऊपर देखिए 7 वॉट और नीचे कितना है, 500 वॉट। इलेक्ट्रिकल ब्रूडर कितने का होता है, 500 वॉट। कितने नंबर्स, 30 नंबर्स। कितना हो गया, 15,000 वॉट। अब ये तो ब्रूडिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, 15,000 वॉट। और जरूरत कितनी है एक जगह पर 10x10 में, 7 वॉट। तो इससे क्या होता है कि गर्मी, ब्रूडिंग तो बहुत अच्छी होती है, अब इसका रिस्क बढ़ जाता है। कहीं पर में भी अगर उसका वायर जो है कभी भी शॉर्ट में नहीं जलता है, वो मेल्ट होता है, मेल्ट होके नीचे गिरेगा। नीचे हस्क है, आराम से शर्ट के अंदर में ऑक्सीजन भरपूर है, वहां पर में अमोनिया गैस है, मिथेन है। आपके यहाँ पर में जो हस्क डला हुआ है वो बहुत अच्छा फ्यूल है काम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से है, टोटल 5 to 8 मिनट में पूरे के पूरे शेड को उड़ा दिया। बर्ड वर्ड सब खत्म हो गए। अच्छा था, ऊपर वाले का शुक्र था कि हमारे यहाँ पर में कोई उस वक्त आदमी नहीं था। तो इस तरीके से हमारे 2 शेड जलकर राख हो गए थे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रूडर की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल ब्रूडर हमने टोटली इसको अपनी कंपनी के अंदर में बैन किया हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब अपन चलते हैं वाटर कंट्रोल सिस्टम में। वाटर कंट्रोल में आप देख रहे होंगे, आपने फर्स्ट में देखा होगा कि एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल, उसमें एयर कहाँ से आ रही है, कूलिंग पैड के थ्रू आ रही है। यहाँ पर में लोग दिमाग लगाते हैं कि वाटर टैंक जो आउटसाइड में हम उनको बोलते हैं ना, वाटर टैंक रखने के लिए, पीने का पानी रखने के लिए, तो लोग बोलते हैं सर पानी गर्म हो जाता है। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको कि उसके लिए हमको क्या करना है। यहाँ पर में लोग अंदर में ही 1,000 लीटर 2,000 लीटर का एक टैंक रख देते हैं, सीधा इसको बोरवेल से पानी भरते हैं और इसको यहाँ पर में बीच में रख के फिटिंग करवा देते हैं। बात करने से उनको ये समझ में आता है कि सर ठंड में बहुत ठंडा पानी हो जाता है और गर्मी में बहुत गर्म पानी हो जाता है, इस वजह से हमको शेड के अंदर रखना मजबूरी है। ये मजबूरी उनकी एक जगह पे दिखती है, जरूर दिखती है, मगर वहां पर में आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो नियम है वो टूट जाता है। क्योंकि शेड के अंदर में बीच में आपको कोई भी ऐसे ऑब्स्टिकल नहीं रखना है जिससे एयर डिस्टरबेंस हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये टैंक के अंदर में क्लीनिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। नंबर 3, वहां पर में अगर किसी ने ओवरफ्लो कर दिया, क्योंकि फार्मर हमेशा 24 आवर्स फार्म के अंदर में नहीं रहता। अगर किसी भी, हमारे पास में केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं कि ओवरफ्लो हो गया सर, रात में जो गया था लेबर उनका, उसने उसको चालू किया, चालू करने के बाद में वहीं सो गया। वहीं सोने के बाद में फिर इसके अंदर में ये तकलीफ आ गई कि पूरे के पूरा अंदर में फ्लड हो गया और पूरा जो चिक्स था वो सब बर्बाद हो गया। तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखिए कि इसको वाटर को अंदर में, वाटर टैंक को अंदर में नहीं रखना है। ओनली हमारा जो 500 लीटर जो कंपनी देती है मेडिसिन टैंक, उसको हम अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पर में इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये है वाटर मैनेजमेंट। देखिए अभी तक हम बोल रहे थे ना वाटर कंट्रोल, 4 कंट्रोल में कौन कौन से कंट्रोल हैं आपके, कौन कौन से कंट्रोल है। नंबर 1 इज एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल, दूसरे नंबर पे है लाइट कंट्रोल, तीसरे नंबर पे है फीड कंट्रोल, और लास्ट है हमारा वाटर कंट्रोल। वाटर को कंट्रोल नहीं बोला जा सकता, इसको थोड़ा और अपग्रेड किया गया है जिसको हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। एक फार्म के अंदर में वाटर मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मैं ये एक एसएलडी देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम देखिए, एक बोरवेल आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट में। ठीक है। बोरवेल से पानी आ रहा है और वो सबसे पहले पानी आपके वॉल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अंडरग्राउंड मेन स्टोरेज वाटर टैंक, कैपेसिटी 20,000 लीटर। ये अंडरग्राउंड टैंक, इतना बड़ा टैंक जो रहेगा, उसमें डायरेक्ट पहले आपके बोरवेल का पानी जाएगा। पानी जाने के बाद में ये ट्रीट किया जाएगा।
ट्रीट करने के लिए बीआई को आप लोग को सब मालूम है कि ब्लीच से, एसिडिफायर से, बहुत सारे इसके तरीके हैं। इसको एक आध बार ट्रीट किया जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दिस वाटर आप इस पानी को सीधा लेके ऊपर चढ़ाएंगे, कहां पर में, ओवरहेड वाटर टैंक, कैपेसिटी 10,000 लीटर। उसके बाद ये पानी ऊपर से लेके नीचे आएगा। शेड के बाहर कंपनी खुद एक छोटा सा फिल्टर लगाती है, उसको हम बोलते हैं वाटर फिल्टर। तो ये बाई ग्रेविटी उस वाटर फिल्टर के अंदर में फिल्टर होगा। तो अगर कोई कचरा वचरा थोड़ा बहुत भी अगर बच गया होगा तो इस फिल्टर के थ्रू वो क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से पानी सीधा जाता है मेडिसिन टैंक में। मेडिसिन टैंक में अगर जरूरत है तो ठीक, नहीं तो इसमें बाईपास एक वॉल लगा हुआ है, उस वॉल की मदद से आप इसको बाईपास कर सकते हैं। फिर पानी जाता है सीधा रेगुलेटर में, रेगुलेटर से निप्पल लाइन में, निप्पल लाइन से निप्पल में, फिर सीधा बर्ड के पास। अब आप सोचिए, ध्यान से देखिए, कितनी बड़ी सर्कस है ये। इस पानी को पिलाने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करना पड़ रहा है, मगर इसका अंजाम, इसका परिणाम क्या होता है मालूम है आपको? जैसे हमारे यहाँ पर में अभी, अगर हो सकता है इसमें मैं देख तो नहीं सक रहा हूँ, मगर हमारे बहुत सारे इसमें डॉक्टर्स भी हैं। तो डॉक्टर खुद बताएंगे कि इस पोल्ट्री फार्म के अंदर में सबसे ज्यादा बीमारी पानी से आती है। और दुनिया के अंदर में भी, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो एनिमल हो, सबसे ज्यादा दवाई भी पानी के डिसीज से रिलेटेड होती है। तो अगर आपने पानी के इस फिगर को, इस फ्लो को, इस डायग्राम को अगर वहां पर अप्लाई कर दिया, तो मैं बोल रहा हूं कि उस एरिया में आपके 99.99% पानी से होने वाली तकलीफें, बीमारियां और इन्फेक्शंस, सबके सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब अपन नेक्स्ट इसमें ध्यान देते हैं। नीचे लिखा हुआ है अंडरग्राउंड, एक और आपने टैंक देख रहे हैं। ऊपर वाला टैंक है 20,000 लीटर का। अब यहाँ पर में नीचे वाला टैंक देख रहे हैं, है ना, अंडरग्राउंड कूलिंग वाटर टैंक। ये क्या चीज है? 10,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ये भी अंडरग्राउंड ही बनेगा। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग इसके अंदर में बोल देते हैं, सर हमने एक 1,000 लीटर की टंकी ला दिया, उसको लाके हमने ना एक गड्ढा करके हमने उसको गड़ा दिया है। हमने भी यही किया था, वो करते थे पहले भी। जब पानी की बारिश होती है, जब पानी नीचे भरता है, वो टैंक को तोड़ के ऊपर जमीन के ऊपर निकाल के फेंक देता है। तो प्लीज सीमेंट का टैंक बनवाइए और बहुत बेहतरीन उसको मजबूती दीजिए। उसमें पानी भरा रहेगा, पानी वहां से उठेगा, सीधा कूलिंग पैड्स में जाएगा। कूलिंग पैड में पानी उसको वेट करेगा, गीला करेगा। वहां से जितना भी पानी गटर के थ्रू वापस इसी टैंक में आएगा। एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये वाला जो पानी होगा पीने के पानी से दूर होगा। तो उसका जो हमने वहां पर में रखा हुआ है कि कहाँ पर में ये होना चाहिए, मेरे पास में एक टॉप व्यू करके प्लान है। अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं अपने जो अरिजीत थे उनको मैं शेयर कर दूंगा, आप उनसे ले सकते हैं कि एक शेड के अंदर में कितनी एमिनिटीज और कैसे कैसे प्लान होते हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। ये जनरल, ये इसके देखने के लिए आप यहाँ पर में समझ गए होंगे। तो सबसे पहले एक बार और रिवीजन करते हैं। पहला, पानी बोरवेल से आया, अंडरग्राउंड में गया, 20,000 लीटर की इसकी कैपेसिटी, ट्रीट हुआ, ट्रीट होके ऊपर गया, ओवरहेड टैंक में ये भर गया। भरने के बाद में ये पानी बाय ग्रेविटी नीचे आया। एक वाटर फिल्टर लगा है, शेड के बाहर में लगा है, वहां से पानी फिल्टर हुआ, अंदर आया। उसके बाद में मेडिसिन टैंक में गया, कैपेसिटी 500 लीटर, ये कंपनी देती है टैंक। उसके बाद ये टैंक से पानी होते हुए सीधा गया रेगुलेटर में, रेगुलेटर से गया निप्पल लाइन में, निप्पल लाइन से गया निप्पल में, और फिर सीधा ड्रिंकिंग वाटर हमारी पोल्ट्री के लिए, हमारी बर्ड के लिए वो रेडी हो जाएगा। दूसरा टैंक लगा है 10,000 लीटर। उसको नीचे इसलिए बनाया गया क्योंकि बचा हुआ पानी जो कूलिंग पैड का जो वेस्ट वाटर है वो उसके थ्रू होते हुए इसके अंदर में आ जाए। राइट? ये हमारा वाटर मैनेजमेंट था। तो अगर हम एक बार चारों कंट्रोल को अगर हम ध्यान से सुने या देखें, तो आपको फिर से वापस इसको याद करने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1 पे है, कौन सा है आपका? एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। नंबर 2 इज फीड कंट्रोल। नंबर 3 इज लाइट कंट्रोल। एंड नंबर 4 इज वाटर कंट्रोल कम वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं, आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि ये जो शेड हम है, हम कौन सा शेड हम सजेस्ट करें, या फार्मर अगर गलत बोल रहा है तो हम उसको ठीक कैसे करें।
यहाँ पर मैं जो सबसे, ये इकोनॉमी के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट इन इकोनॉमी होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर मिनिमम शेड का जो साइज होगा 180 by 30। अब आप ये अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर इससे नीचे गए तो वो इकोनॉमी के हिसाब से, फाइनेंशियल ट्रेडिशन के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक नहीं है, नुकसान में रहेगा, उसका आरओआई लेट होगा। अच्छा, बेस्ट शेड, जो ये ऐसा कौन सा शेड का साइज है जिसमें ये बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस और बहुत ही सही इक्विप्ड विद इन इकोनॉमी एंड आरओआई, उसकी भी इकोनॉमी बहुत अच्छे टाइम से, बहुत अच्छे फिगर्स में हमको मिल जाती है। उसका शेड का साइज है 250 by 40 एंड मैक्सिमम इज 300 by 40। इसमें थोड़े से दिक्कत तो आती है, चैलेंजेस भी होते हैं, मगर ओके, अगर उसके पास में अगर जमीन है तो हम इसको बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये 300 तक जो भी रहेंगे। अब इसके आगे जाओ या इससे पीछे जाओ तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, राइट? ठीक है, आपके लिए टिप्स यहाँ पर में लिखा हुआ है, सजेस्टेड बेस्ट शेड साइज 250 by 40 फीट। ठीक है, थैंक यू। और अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि किसी को अगर यहाँ पर में समझ में नहीं आया या कहीं पर में अगर कोई तकलीफ है तो अब आप एक एक करके आराम से अगर क्वेश्चंस अगर हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और इस पूरे आपके प्रेजेंटेशन में अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से मैं आपको चीज बता दूं, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके बगैर आपका ईसी शेड नहीं लग सकता। नंबर 1 इज लैंड, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 अप्रोच रोड। हो गया। देन 4 कंट्रोल्स, व्हाट इज दैट? एयर एंड टेम्परेचर कंट्रोल, फीड कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, वाटर कंट्रोल। ठीक, तो ये चार चार कंट्रोल, आपके 4 कंट्रोल हैं, 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है, यही आपका सब कुछ है। ठीक है, अब हम इसके बगैर अगर हम इसके अलावा कुछ करते हैं तो इसका मतलब हम अपने कंपनी के खिलाफ, अपनी पॉलिसी के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, राइट? अब आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं प्लीज एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। ऑल गुड सर। वो लेआउट का वो चाहिए जो आपने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि आप अरिजीत सर के साथ, तो वो मेल के थ्रू सर हमें भी थोड़ा सा चाहिए वो लेआउट राइट, एक कैसे क्या है। लेआउट हमने जनरल प्लान बनाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं टॉप व्यू प्लान। टॉप व्यू प्लान हम्म। में आपके साथ में शेड तो हम लोग दिखाते ही हैं, किधर आपके कूलिंग पैड्स लगते हैं, किधर आपके एग्जॉस्ट फैन लगना है। उसके साथ साथ जो आपकी एमिनिटीज है वो भी उस व्यू वाले प्लान में है। उसके अंदर में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस जगह पर में मुझे कूलिंग टैंक बनाना है, कूलिंग टैंक का साइज क्या होना चाहिए, मेन स्टोरेज टैंक कहाँ बनाना है, क्या साइज होना चाहिए, ओवर हेड टैंक मीन्स व्हाट, कितना उसका साइज होना चाहिए, मोर्टेलिटी टैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अपने जो फार्मर हैं या हमारे वहां पर कारकस लोग हैं, डिस्पोजल। है ना, उनको मालूम नहीं रहता कि ये मोर्टेलिटी टैंक हमको बनाना कैसे है। ओपन में फेंक देते हैं बर्ड को या तालाब में डाल देते हैं, बाद में फिर हम्म। लोगों की प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो वो भी उसके अंदर में है। आई एम श्योर कि मैं बिल्कुल उसको अगर आप बोलेंगे तो मैं अरिजीत जो है उनको दे दूंगा, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे। हर किसी के पास में टॉप व्यू प्लान होना चाहिए ताकि किसी यस से भी सर, हमको विल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। और कोई है? जी सर, देखिए कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे क्या, कितना वेरी कॉस्ट गुड। हम लोग बता सकते हैं उसको। जनरली आप इसका ध्यान रखिए कि लैंड, जमीन को छोड़कर अगर इसका हम कॉस्ट के बारे में ध्यान देंगे तो सिविल जो है वो उसका खर्चा आता है नियर अबाउट 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट एज पर योर शेड साइज। तो अगर अपन एक शेड साइज कोई सा भी ले लीजिए, 250 by 40, 10,000 स्क्वायर फीट, तो 200 रुपीज अगर आप लेंगे 10,000 स्क्वायर फीट में, तो नियर अबाउट 20 लाख रुपए आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन, सिविल, राइट?
सेकंड आपका लगता है 20 लाख रुपए के आसपास या उससे भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे ज्यादा रहेगा, मतलब 200 रुपीज लगभग ये लगेगा आपका इक्विपमेंट का कॉस्ट। और नंबर 3 आता है मिसलिनियस। आपको ट्रांसफार्मर लगवाना है, आपको वहां पर में थोड़ी बाउंड्री करवाना है, आपको फीड गोदाम बनाना है, छोटे छोटे से बहुत सारी चीजें आपको करवाना पड़ेगा। तो उसका भी आप ले लीजिए कि लगभग लगभग वो भी आपका ये ले लीजिए कि 100 रुपीज के हिसाब से। तो ये मान लीजिए 50 लाख टू 60 लाख रुपीज का एक बजट आपके पास में होना चाहिए एक शेड लगाने से पहले। मतलब 500 रुपये पर बर्ड जा रहा है। बिल्कुल 200 बिल्कुल। स्विवल का, 200 हाँ, एक मोटा इक्विपमेंट्स मोटी। का और 100 रुपये इसका। करेक्ट करेक्ट, 500 रुपीज। और एक सवाल है सर, मैं जमुई ब्रांच से बोल रहा हूँ, बीएम अभिषेक कुमार। जी अभिषेक, फार्मर सर कहते हैं जो उत्तर दक्षिण ही काहे होना चाहिए, इसके पीछे क्या सा रीजन है, साइंटिफिक रीजन? बहुत शानदार बहुत शानदार। देखिए, अपन ने जैसी पीडीएफ है ना, अभी प्रेजेंटेशन अपन ने शुरू करे तो पहला ही हमने नियम क्या बताया कि पूर्व और पश्चिम में होना चाहिए। हमको भी नहीं मालूम था, हमको भी नहीं मालूम था कि ये पूर्व पश्चिमी क्यों। हमारे जब शेड बने तो कोई जैसा जमीन हमको मिलता था हमने वैसे ही शेड को बनाया। हमको कोई तकलीफ नहीं थी और हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शेड हमारे सब ओपन में थे। क्या उसमें गलत हो रहा है, क्या उसमें सही हो रहा है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता था। मगर जब हम इसी शेड वाले कंट्रोल में जाना शुरू हुए तब हमको पता चला कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान से सुनिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिए कि इसमें बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बर्ड तो इसी में रह रही है, बर्ड को कोई तकलीफ नहीं है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे, है ना, और मालूम ही है, हर किसी को मालूम है कि सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। और आपके शेड का डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो जैसे ही वो निकलता है सूरज, तो सबसे पहली किरण आपकी किस जगह पर पड़ती है? पार्शियली ईस्ट शेड में पड़ती है। जो आपका शेड ईस्ट के तरफ है वहां पर में उसको सूरज की रोशनी आएगी, है ना। इमेजिन करते जाइए उसको कि किस तरीके से ये होता है। उसके बाद में सूरज धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना चालू होता है। ठीक, तो अब बज गया दिन का 11। दिन का 11 बज गया, तो 11 बजे आपका शेड के जो सूरज है बिल्कुल साइड में टॉप में रहेगा। यानी आपका जो ऊपर का जो शीट है वो गर्म होके रहेगा। कब तक गर्म होगा? 11 बजे से लेके 3 बजे तक पूरा पूरा सूरज आपके शेड के ऊपर में रहेगा। अब वो ऊपर में रहने के बाद 3 बजे फिर वापस ढलना चालू होगा। तो फिर जो बैक साइड वाला एरिया है, मतलब वेस्ट शेड जो है आपका वेस्ट साइड वाला, वो गर्म रहेगा, बाकी ईस्ट जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल 12 घंटे में 4 घंटे आपके सबसे ज्यादा टेंस्ड वाले होंगे, फुल टेंशन में होंगे। टेंशन में मतलब जितने भी आपके फैन लगे होंगे, जो आपकी कैपेसिटी होगी, जितना आपका कंजम्पशन होगा, जितना आपका पानी जाना चाहिए, है ना, जो खर्च होना चाहिए कूलिंग में, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके खर्च होगा। कितना? 4 घंटे। और 8 घंटे आपने इसमें सेव कर लिया। तो इसमें फार्मर को अगर आप बताना चाहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यूज करते हैं तो आपका जो वाटर कंजम्पशन होगा वो 10,000 लीटर होगा। कितना होगा? 10,000 लीटर पर डे होगा। अगर आप इसी को नॉर्थ साउथ कर देते हैं तो आपका वाटर कंजम्पशन 25,000 लीटर पर डे होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ईस्ट वेस्ट में 3,500 यूनिट, लगभग यहाँ पर में 35,000 रुपए इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ये छत्तीसगढ़ का मैं बोल रहा हूँ, वहां का ज्यादा होगा। और अगर आप इसी शेड को नॉर्थ साउथ कर लेते हैं तो ये मात्र 95,000 रुपीज इसमें लगेगा। तो ये मान लीजिए कि कोई भी आपका कंजम्पशन जो है वो 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसमें बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। इसमें जो धक्का लगता है वो फार्मर की जेब को लगेगा।
और हमारी कंपनी की जो बर्ड है वो अलग स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर थोड़ी सी भी कहीं कमी आई तो बर्ड के अंदर में बीमारी, मोर्टेलिटी सब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रीजन है कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में ही हम उसको देते हैं। ठीक है अभिषेक जी? सर एक क्वेश्चन मेरा था सर। हाँ पूछिए। ये सर जैसे फीडिंग के बारे में पूछ रहे थे सर, जैसे बोले कि 1 बैग करके डालना है 70 kg कैपेसिटी मुझे। करेक्ट। तो इसमें जो है सर, जो हमारा 22,000 20,000 का फार्म है उसमें लगभग आपका सर 40 बैग के कंज्यूम हो जाता है, तो 12 टाइम में 10 टाइम वो फीड लगाना पॉसिबल नहीं है सर। तो इसमें सर एक चीज जोड़वाना चाह रहे थे कि एक मेन हमारा हफर है, उसमें से हमारा चारों पे ये जो हमारा दिया हुआ है हफर चार उसमें डल जाए। एक जगह जैसे 10 बैग 15 बैग डाल दूं, 2 टाइम में मेरा काम हो जाए। हमारे पास में अभी कंपनी के पास में एक 1.5 टन का एक ग्राउंड साइलो आ चुका है। जी अगर फार्मर को अगर जरूरत है और वो चाहता है कि हम वो साइलो हम आपको लगा के दें या लगाएं या दें, तो हम उसमें देंगे। उसका फोटो अगर चाहेंगे तो मैं आपको वो भी शेयर करवा दूंगा। हम ग्राउंड साइलो आपको लगा के देंगे। एक तरफ से वो साइलो के अंदर में आप पूरा दाना भर दीजिए, पूरे दिन का हो सके तो पूरे दिन का भर दीजिए। वहीं से दाना उठेगा, ऑटोमेटिकली आपके चारों फीडर में दाना गिरेगा, चारों में गिरेगा। उसका जो पाइपलाइन का कनेक्शन है उसमें भी सेंसर लगता है, उसके साथ वो कनेक्टेड होगा। जब आपके हॉपर खाली होंगे तब आपका ऑटोमेटिकली आपका ये वाला साइलो वाला जो चलो। सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। ये साइलो भी में क्या खर्चा ऑटोमेटिक है। पड़ता है? क्या खर्चा है ये साइलो का? लगभग लगभग आता है, इस साइलो की कीमत है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास मतलब टोटल विद ऑल द अटैचमेंट्स? अटैचमेंट। अगर आप इसमें फिर सिविल भी काम करवाना पड़ेगा ना आपको, मतलब टैंक बनवाना पड़ेगा, फिर एक छोटा सा रूम बनवाना पड़ेगा आपको शेड से लगा हुआ, ताकि बिल्कुल बिल्कुल सर। बाहर तरफ से इसको सेफ रहे। ये तो कुल लंबा मिला के खर्चा है एक्स्ट्रा। साइलो का जो कॉस्ट है वो लगभग 1.25 लाख रुपए का साइलो आता है, 1.25 लाख रुपए का आपका सिविल का लगता है। तो टोटल फार्मर को जो एकदम सडन बर्डन आएगा वो है 3 लाख रुपए एक साइलो लगवाने के लिए। तो जो हमारा जो कंपलसरी सर, एसी जो शेड है, हमारे 15,000 के ऊपर के फार्म रहते हैं सर उसमें कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि वो रात को फीड कंपल्सरी। लगाते नहीं है लेबर। देखो दीपू कुमार, आपका नाम दीपू कुमार? यस सर यस सर। जी। दीपू देखिए, बहुत अच्छी चीज है। हम तो चाहते हैं कि फार्मर हमसे से ज्यादा अटैचमेंट रखे और ऑटोमेशन में जाए, मगर कहीं पर हमारे कुछ कुछ बाउंडेशन में हम उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि कई कई लोगों का बजट नहीं है। कई कई लोग नहीं बहुत वो हम मुसीबत करेंगे से सर। है ना। एक्चुअली क्या है फयाज सर, क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर भी हैं बड़े टाइप वाले, जो 20-20 25-30-30 हजार वाले भी, उस टाइप के मल्टीपल शेड्स वगैरह भी एक ही जगह खोल रहे हैं। तो हम कुछ ही स्पेसिफिक फार्मर्स को भी बोल सकते हैं कि हमें पता है उसकी बिल्कुल कैपेसिटी, बिल्कुल जहाँ वो 80 लाख खर्चेगा वहां वो 85 भी कर सकता है। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसको हम उसी हिसाब से स्पेसिफिक अपनी कोटेशन, अपने रीजन की या जिस जिसकी नीड होगी वो अपना कोटेशन उसी के हिसाब से उसमें साइलो भी ऐड करवा देंगे। बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ मोस्ट वेलकम आप। हाँ मगर एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर एक शेड लगा रहे हैं तो एक शेड का एक ही साइलो लगेगा। ये हाँ चीज का यस, ध्यान रखिए। वो कई तो कई ठीक। फार्मर बोलते हैं मैं तो 2 शेड ले रहा हूँ, तो मैं साइलो 2 क्यों लूं? तो 2 लेना नहीं पड़ेगा, है ना। एक दो शेड अलग से लेना ही पड़ता। काम आ सकता है। जी जी सर। ठीक ठीक ठीक। ओके। और सर एक चीज ठीक है, और थैंक जानना था मुझे सर। सर बोलिए बोलिए। सर एक चीज जो वाटर के बारे में बताया, जो अंडरग्राउंड जो टैंक रहेगा सर, उसमें जो है कि आपका काफी टाइम के बाद उसमें डस्ट जैसा जम जाता है। अगर इसी ये CID देते हैं अपना सर, CD5 देते हैं या टैबलेट देते हैं, तो उसको ड्रेन कैसे करेंगे सर? राइट, अभी जैसे आपने शुरुआत की है ना। हमने जेननेक्स्ट के अंदर में तो ये बिल्कुल कंपलसरी करवा दिया है। जेननेक्स्ट वाले जितने भी शेड आप देखेंगे, तो एक आध बार करें, अगर आपके नियर बाई कहीं होगा तो आप जरूर वहां जाइए, विजिट करिए। तो आपके यहाँ पर में जैसे वो 20,000 लीटर का जो वो टैंक बनता है, अब यस आप सर। इसको देखिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 20,000 लीटर। ऊपर से वो पैक रहता है ना, पूरा वो पैक रहेगा। उसमें मेन होल रहते हैं, मेन होल रहते हैं मतलब सिर्फ देखने के लिए कि भाई पानी उसके अंदर है कि नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर में नहीं जाना चाहिए। अब आपने बोरवेल से पानी उसके अंदर में भर दिया,
तो वो जो पानी है उसको जो आप ट्रीट देखते हो तो उसका जो स्लज होता है वो सब डाउन होके नीचे बैठता जा रहा है। अब उसको आप इतना टाइम मत दीजिए कि वहां पर में पानी पड़ रहा है, क्योंकि आप तो कंटिन्यूटी में है ना, ऊपर आपकी टैंक लगेगा 10,000 लीटर का। अब यहाँ से पानी आप कहाँ भरेंगे 10,000 लीटर में? तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको बना के चलना पड़ेगा कि मैंने अभी पहले 20,000 लीटर भर दिया, होल्ड, रुकिए, पहले इसको 25% बचने दीजिए पानी, तभी मैं इसमें पानी भरूंगा, तभी मैं इसमें 20,000 लीटर भरूंगा। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा। वैसे सर देखा एक सेकेंड, वैसे देखा ये जाए तो आप एक अगर ग्लास में भी पानी आरओ वाला वाटर लीजिए आप, उसको भी अगर आप निकाल के अपने ग्लास में रख दीजिए और 2 दिन के बाद देखिए उसके अंदर में भी आपके जो है वो भी फर्टिलाइज हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि हमको उसका मेंटेनेंस करना है। आप मेंटेनेंस करने के टाइम में जब आपका शेड पूरा खाली हो गया, पानी जो है वहीं से यूज करवाइए, मोटर लगवा के वहीं से वॉश करवाइए, पूरा उसको खाली करिए। खाली होने के बाद में जितने भी टैंक हैं, ध्यान से सुनेंगे, चाहे कूलिंग वाटर टैंक हो, चाहे वो मेन स्टोरेज टैंक हो, चाहे वो ओवरहेड टैंक हो, फुल ड्राई करके उसके अंदर में चूने की पुताई करवाइए। लोग पैंट लगवाते हैं, नहीं, चूने की पुताई करवाइए, वो नियम है। वो मुझसे ज्यादा आप लोग बेहतर जानते होंगे कि चूने की पुताई करने के लिए हम क्यों बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हमने प्रैक्टिकल में इसके ऊपर में जब वर्किंग करके देखा हुआ है तो उसका हमको बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला हुआ है। ठीक है सर फयाज अगर सर, जी। एक सेकेंड दीपू, एक सेकेंड होल्ड कर दो। फयाज सर, जी आप जरा ये स्लाइड, वाटर वाली स्लाइड एक बार खोल देना, मेरे को एक साइकिल समझना है एक चीज का, एक तो सेकंड, आप इसमें हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल। वाटर वाली जहाँ पे आपने वो दोनों दिखाई हुई थी। अभी ये स्टक हो गया। कोई बात नहीं, आप उसको ऊपर से, हाँ, क्रॉस करके दोबारा से रीओपन कीजिए। कौन सी वाली? एक सेकंड में इसको डायरेक्ट स्लाइड वो पे जिसमें जाता हूँ। हाँ, वाटर वाली जिसमें वो दोनों टैंक का दिया हुआ है, जो ना, सिंगल लाइन डायग्राम जिस जो बोल रहे थे आप। वही वही आ रहा है। इसको टोटल बंद करना पड़ेगा आपको सर, टोटल बंद इस करना स्लाइड पड़ेगा। को। स्लाइड को नीचे से ही पूरा क्रॉस करके रीओपन करना है। फयाज सर, जी मेरे कुछ डाउट्स हैं। आई थिंक ये सबके लिए जो हमारी टीम है ना, सबके लिए थोड़े हाँ से हेल्पफुल हो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। शेड साइज को लेकर ना काफी डाउट रहती है कि हमें कितना लंबा शेड साइज करना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए। और जो छोटे शेड की जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम स्पेशली ईस्ट में, जिसको हम पिछले 3-4 महीने से जिस पे हम बात कर रहे थे या काम कर रहे हैं, कौन से इंच के पंखे लगने चाहिए। आई थिंक खोकन माइती को, खोकन भी है यहाँ पे, तो उन्होंने, उनको भी मैंने रखा है इसमें कि ठीक छोटे है। शेड में हमें कौन से पंखे। तो ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मैक्सिमम लेंथ हम जब सजेस्ट करें। जैसे आज एक केस पे मैं सजेस्ट देख रहा था तो 400 बाय 45 था। तो क्या हम 400 बाय 45 तक जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते? मतलब क्या शेड साइज में क्या डिपेंडेंट है?
वेरी गुड, कारण क्या क्या? अरे ठीक है। यहाँ पे 450 जो फीट जाता है ना, उसका कूलिंग होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि टनल वेंटिलेशन नहीं बन पाता है उसमें बेटर। जो ये हम्म। जो जितना बड़ा शेड होगा उतना लेस उसका टनल वेंटिलेशन सिस्टम का इफेक्ट होने लगेगा। इसीलिए कोई एक स्टैंडर्ड 300 300 250 ऐसे करके स्टैंडर्ड फिट किए हैं। अब नहीं, बाकी इसीलिए अगर मैं जहांगीर सर, मैं हाँ, चाह रहा था कि ना एक बार मतलब, क्योंकि पूरी टीम है, तो एक बार सबको हम्म आइडिया हो जाए कि हम कितना मैक्सिमम जा सकते हैं लंबाई चौड़ाई, और मिनिमम हम्म हम कितना लंबाई चौड़ाई जा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो अभी फयाज सर ने बोला ना 250 बाई 40, मैं सोच रहा हूँ बिहार में भी हम 250 बाई 40 करेंगे। 10,000 स्क्वायर फीट का अगर मल्टीपल शेड भी बनाएगा फार्मर वो बेटर है, बट 250 बाई 40 मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। उसमें जी। हमारा कूलिंग इफेक्ट उसमें बहुत अच्छा खासा आएगा। जस्ट मैं ये मेरे ये थोड़ा सा एक वाटर को लेके थोड़ा एक कंसर्न था, ये साइकिल समझना था, उसके बाद हम कंटिन्यू करें। जी अभी सर, जी आपको सर, इस ये स्लाइड में दिख रहा है क्या इसको? इस जी ऐसे सर, देख सकते हैं? जी सर, जी सर, जी जी, कोई बताइए। दिक्कत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है सर, मैं थोड़ा सा इसको एक मिनट देखना। हाँ, क्या है कि हमारा मेन जो सप्लाई जो निप्पल लाइन के साथ लगता है वो ये लगता है मेडिसन टैंक। ठीक, मतलब डायरेक्ट इसी में हमें ट्रीटमेंट करना है। आईबी सीड वगैरह या टैबलेट है डायरेक्ट इसी में लगता है। कोई भी ट्रीटमेंट होगा, मेडिकेशन होगा, कोई भी सैनिटाइजर होगा, इसी टैंक में लगेगा। तो हमारा तो इसके साथ कोई ज्यादा कंसर्न ही नहीं है। अभी क्या है कि पानी यहाँ फिल होगा, इस टैंक में जाएगा, इस टैंक में, इस टैंक से जाएगा इस टैंक में। ये जो ओवरहेड बाहर रहेगा, ये वाला जमीन के अंदर रहेगा, ये वाला बाहर रहेगा नहीं नहीं शेड नहीं के नहीं बाहर। नहीं नहीं नहीं, ये जो है नंबर वन जो है आपका, ये ये वाला वाला, जो है 20,000 लीटर, ये जमीन हाँ, के अंदर है, अंडरग्राउंड है। ऑफ कोर्स, ओके। राइट, और ये है ये जमीन के ओवरहेड अंदर, टैंक। ओवरहेड टैंक मतलब हम कोशिश करते हैं, आपकी शेड की हाइट रहती है 11 फीट, तो ये हाँ। के 11 फीट के ऊपर चाहे जो कोई भी आपकी, जो कुछ भी आपकी वहां पर में कोई ऊंचा आपका वहां पर में कोई भवन हो, कोई बिल्डिंग हो, उसके ऊपर में ले जाके आप यहाँ पर में 5,000 या टेन मैं थाउजेंड समझ गया। सपोज सपोज ये अगर शेड है तो इसके आउटसाइड यहाँ पे मेरे को होना चाहिए, राइट, जो इस ओवरहेड। हाइट से ऊपर होगा, हाँ, ओवरहेड करेक्ट, इसके ऊपर। राइट देन ये पाइपलाइन यहाँ से पाइपलाइन लेके ये शेड के अंदर जाएगा। राइट, दैट मीन्स बिल्कुल। फिल्टर फिल्टर जो खुलेगा समवेयर हेयर खुलेगा। वो आपके जो शेड की जो वॉल रहती है ना, उसी में ही यस, एक फिल्टर लगा रहता है। ओके, ओके, ये इसी इसी के अंदर यहीं पे, ठीक, समझ लिया। ओके, यहाँ से फिल्टर होके देन मेडिसिन टैंक यहाँ पे कहीं अंदर होगा। अंदर अंदर है। मान एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे है। करेक्ट तो करेक्ट, यहीं पे एक्चुअली आपका आईबी सीड और जो भी ये वाटर ट्रीटमेंट जो भी होगा वो यहीं पे होगा। यही पर है। तो दीपू, आई थिंक अगर देख रहा है तो दीपू, जो तूने बीच में फयाज सर को क्वेश्चन यस सर। पूछा था ना, जो हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं क्या करते हैं, वो हम इसमें करते हैं। तो इसको क्लीन करना और ट्रीटमेंट करना इजी है। इजी है, 500 लीटर है वो। सर यस सर। और जो तू एज्यूम कर रहा है वो यहाँ पे एज्यूम कर रहा है, यहाँ पे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये नेचुरल डिसइंफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी होती है, तो जो भी स्लज, जैसे सर ने मेंशन किया, स्लज होता है या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू टैंक के नीचे ही हो जाते हैं। तो ये भी हम क्लीन कर सकते हैं, ये भी क्लीन कर सकते हैं। और इसके लिए कोई एक जब महीने में 2 महीने में कहीं एक बार हम अपना पंप लगा के पाइप डाल के पूरा इसको एक क्लीन करवा सकते हैं। अंदर एक चूना वूना मरवा के, बाउंड्री साइड पे पूरा चूना मरवा के या ब्लीच जो भी लगेगा उस टाइम लाइन जो भी, तो इसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो ज्यादा उतना मैटर नहीं है। वही मेरे को ये साइकिल समझना था कि ये कैसे क्या है। सर मैं ये चाह रहा था कि अगर सारे फार्मर इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं तो अगर ऊपर का जो है सर ओवरहेड वाटर टैंक है और उसके बाद हमारा जो हम्म, मेडिसिन वाला है वहीं पे हम्म, यहाँ तक करें तो सर उसमें कोई दिक्कत है क्या? देखो दीपू, दिक्कत सिंपल नहीं है सी बात है। जी। सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में पानी जो जाना चाहिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको दीपू साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पानी से बहुत ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा बीमारी इन्फेक्शन से ही आती है, वाटर इन्फेक्शन से। अब आप बोले कि सर मैं पूरा दिन तो पानी पीता हूँ मैं, मगर एक होटल बीच में पड़ती है ना, एक ढाबा बीच में पड़ता है, मतलब थोड़ा सा गंदा पानी है, पी लूं क्या? उसका जवाब अपन क्या दे नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, समझ वो रहे नहीं हैं? कर रहा था। जो हाँ
ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं अंडरग्राउंड हम्म, के स्टोरेज पानी कर रहे हैं, हाँ उसके जगह पे हमारा 10,000 में ही सफिशियंट हो जाता है। वहीं पे ट्रीटमेंट करके अगर हम मेडिसिन टैंक में ले जाएं तो हम्म। उसमें सर सफिशियंट हो सकता है मेरे हिसाब से। वो जानना चाह रहे थे। मतलब आप ओवरहेड टैंक को खत्म करना चाहते हैं कि मेन स्टोरेज अंडर को खत्म अंडर करना चाहते अंडर अंडरग्राउंड जो बना हुआ है सर, उसको न करके हम ये ऊपर ओवरहेड वाला करना चाह रहे हैं, और इसमें और मेडिसिन टैंक में जाए हैं? पानी राइट। ट्रीटमेंट इसके करके उसमें इसके ओवरहेड। लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा किया भी गया है। हमको भी नहीं मालूम था कि ऐसा नीचे टैंक बनाना जरूरी है। हम तो सिंपल ये बोलते थे कि जो आपका बोरवेल है उससे सीधा ऊपर आप पानी भरिए ओवरहेड टैंक में, है ना। हम भी ऐसी करते थे, मगर इसमें क्या हुआ, कई ऐसे बोरवेल ऐसे हैं जो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा पानी दिए, और आपके ठंड के टाइम में, गर्मी के टाइम में तो ठीक ठाक थे, बारिश में पीला पानी देना शुरू कर दिए, आपको पता नहीं चलेगा। और ये जी जी। आपके ओवरहेड टैंक में जाके पूरा स्लज जमा करना चालू कर देंगे, और कौन कौन से उसके अंदर में फंगल लेकर आएंगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और सिंपल आपने बोले कि यहाँ पर में वाटर फिल्टर ये लगा हुआ है, इसके अंदर में फिल्टर हो जाएगा। ये नॉर्मल आपका फिल्टर है, ये चोक हो जाता है, ये बहुत जल्दी चोक होता है, क्योंकि इसमें अगर जरा भी गंदगी गई तो इसके अंदर में बिल्कुल ये स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो फार्मर क्या करता है, इसको निकाल के फेंक देता है, और नॉर्मल नॉर्मल इसको बाईपास करके सीधा आने देता पानी। तो अब ये पीला पानी जो आपने ऊपर भरे थे, वो पानी सीधा आके मेडिसिन टैंक में जाएगा। मेडिसिन टैंक से रेगुलेटर को फेल करता है वो, फिर आपकी जो निप्पल लाइन है उसको चोक कर देगा, उसमें सलज सलज बना देगा पूरा। तो एनी दीपू क्या क्या दीपू इसमें क्या होता है, ये जो अंडरग्राउंड है ना, जैसे मोबाइल में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना, ये वाटर मैनेजमेंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। करेक्ट बनाने करेक्ट को तो ओवरहेड बना के और मेडिसिन टैंक बना के हम खत्म कर सकते हैं, बट कर उसमें सकते। लोड पड़ेगा इन इक्विपमेंट्स पे। तो 20,000 समझ लो, ये फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन है, ये ग्रेविटी के थ्रू सारा नीचे उतार देगा जो भी पानी में सस्पेंडेड है। अब जो बना सकता है वो बनाए तो बेटर है, अदरवाइज तो हम तो इस 10,000 पे और 500 पे भी तो काम कर रहे हैं। बहुत सारा काम करने को हम 500 पे भी कर सकते हैं, बट उसमें लोड ज्यादा ज्यादा पड़ने लगेगा। दीपू इसमें एक काम ये आज किया जा सकता है, एक एक सहूलियत मेरे दिमाग में अभी इंस्टेंट आया कि जो ये जी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ना, स्टोरेज टैंक है, 20,000 लीटर की जगह इसको 15 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। हाँ। यस। ऊपर यस ओवरहेड सर। टैंक है वो 10,000 का, तो उसको 5,000 कर दो आप। 5,000 करते हैं। ऐसा जी जी थोड़ा सर, ये सही right, रहेगा सर। जी है ना, जी ये कर सकते हो, ये कर जी जी सकते सर। हो आप। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है और ये जरूरी है पानी के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और किसी को कुछ और पूछना है, इसको मैं क्या शेयर सर को जैसे कट कर दूं? फियाज सर, जैसे अभी अरिजीत ने जो शेड साइज का बारे में बोला है, जी। तो उस पे मैं थोड़ा अपना सजेशन देना चाहता हूँ कि 250 बाई 40 इज अ राइट शेड। क्योंकि अपन यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप का शेड साइज है, जिसमें कि मेरे तीनों लॉट में, तीनों शेड के लॉट में मैंने देखा कि सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आ रहा है 250 बाई 40 में आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि 300 बाई 40 भी मेरे पास शेड है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें वेंटिलेशन एयर फ्लो का बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाता है। क्योंकि वहां पर मैंने खुद अपना एमिनोमीटर से ट्राई करके देखा हूँ, वहां पर जो मेरा एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, मतलब सॉरी एवरेज जो एयर स्पीड है वो एयर स्पीड नहीं आ रहा है। उसके लिए मेरे को बफेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा, बहुत इवन ज्यादा। हाँ। हम यस। छोटे मिनज यस। पे। यस। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें, ये सब फिगर आउट कहाँ से होते हैं, ये आप ही लोगों के पास से आई हुई चीजें हैं, जिसको कंपनी इसको नोट करती है, अपने जो है रिपोर्टिंग में लेती है, रिकॉर्ड में लेती है। तो हमको आज तक में, अगर जब से अपन परिवर्तन कर रहे हैं तब से लेकर आज तक, अगर हमको रिजल्ट ओरिएंटेड बेनिफिट वाला अगर कोई शेड अगर मिला है, तो मिला है 250 बाई 40, और 300 बाई 40 इन वेरी नेक्स्ट, जो अगर हम अगर काउंट करें तो। अब इससे ज्यादा में, इससे जैसे 400 बाई 45 का शेड है, इसमें आपके अच्छा दूसरी चीज फार्मर की और हमारी सबके दिमाग में ही रहता है कि अगर शेड बड़ा है तो कैपेसिटी भी बड़ी होगी, ऑफ कोर्स बड़ी होगी। मगर वो शेड की जो कैपेसिटी है, जो उसके अंदर में हमने बर्ड को रखा हुआ है, ठीक है, हमने उसके हिसाब से इक्विपमेंट भी डाला है, इक्विपमेंट में भी हमने कमी नहीं करी है। मगर जब हमारा वहां पर में सेल्स एंड मार्केटिंग का अगर पार्ट, क्योंकि देखिए हम लोग सबके सब अपने अपनी ड्यूटियों को कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। इधर
परिवर्तन वाले फील्ड करते हैं, वो वहां पर में पूरे लोगों को समझाते हुए वहाँ फार्मर को तैयार कर रहे हैं, वहां से उनका इंस्टॉलेशन करवाते हैं। सब होने के बाद में बीआई उनको पूरा सपोर्ट करती है कि उसके बर्ड को, उसके चिक्स को ग्रो करके एक अच्छी स्टेज पे लेकर आती है। अब हमारे पास में थर्ड वाली टीम आती है। थर्ड मतलब जो है हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग, जो उन बर्ड को मार्केट में लेके सेल करती है। यहाँ पर में सब पूरा के पूरा मार्केट के ऊपर में खेल होता है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो वहां पर में चैलेंजेस आते हैं सेल्स के। ठीक है, शुरुआत में नहीं आएंगे। और हम ये जो शेड डिजाइन करते हैं या जो हम उसके साथ बिजनेस का प्लान करते हैं, तो हमारे दिमाग में तो है कि ये जो फार्मर के साथ जो हम काम कर रहे हैं, लगभग हमसे कम से कम ये 20 साल तक काम करेगा। क्योंकि जो हमने ओपन फार्मिंग शुरू करी थी उस टाइम से लेकर आज तक वो ओपन फार्मर 20 साल भी हमारे साथ काम किए। और जब ईसी शेड बना तो आज हमारे साथ वो ईसी शेड में भी काम कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैपेसिटी जरूरत नहीं है वहां पर में। आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस का रोटेशन। तो हम एक दो चीजों पे बात करते हैं कि 6 बैचेस, ठीक है ना, एक होता है 6 बैचेस और बेस्ट उसका जो वेट होता है। तो यहां पर में वेट तो चलो आप ला सकेंगे, मगर आप 6 बैचेस नहीं कर पाएंगे। अगर शेड का साइज अगर लंबा हो गया, आपको खुद को मालूम है कि चलो एक 25,000 का शेड है, आप कितने दिन में उसको डिस्पैच कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल में तो मैंने तो आज तक देखा हूं कि अगर 25,000 का शेड है, कम से कम उसको 4 से 5 दिन लगते हैं, 4 to 5 days उसको लगते हैं। ठीक है ना। और जो आपके छोटे शेड है, 250 बाई 40 वाले जो शेड है, 14,000 बर्ड की उसकी कैपेसिटी है। मैक्स टू मैक्स मैंने यहाँ देखा हूं कि वो 2 दिन के अंदर अंदर वो डिस्पैच हो जाते हैं। 2 दिन। सेम वो 17,000 का भी वही हाल है कि 2 दिन 2.5 दिन के अंदर वो पूरा शेड डिस्पैच हो जाता है। मगर यहाँ पर में जिस तरीके से साउथ वालों ने हमारे साथ में जबरदस्ती की है, बोले नहीं हम तो लगाएंगे, हम तो लगाएंगे, हम तो 360 बाई 45, तो ये वो अटर सटर। अच्छा, एक ने लगा लिया, ये भी एक सबसे बड़ी मुसीबत है फार्मर की। अगर एक ने अगर लगाया, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, भले वो गलत है। उसको देख देख के कम से कम 50 आदमी अपने शेड लगाएंगे, भले वो गलत दिशा में लगा लें, गलत काम करके लगा लें, जैसा भी है, पर एक ने लगाया ना और आपने उसको ओके कर दिया, फिर वो छोड़ने वाले नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आपको सोचना है कि हमको 6 बैच का रोटेशन, फार्मर को बोलिए कि 6 बैच का रोटेशन। मैंने अभी अगर एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप कर सकते हैं तो, है ना, अपना कैलकुलेटर के हिसाब से आप बाद में भी इसमें हिसाब लगा लीजिए कि आपका जो 14,000 आपका बर्ड है, 14,000 बर्ड है एक बैच में है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 करिए, मल्टीप्लाई बाई 6 करिए, कितना होता है? सर 84,000। 84,000 आपका ये, एक अपन मोटे तौर पे ले रहे हैं, मोर्टलिटी वोर्टलिटी से कुछ नहीं काउंट कर रहे हैं। 84,000 आप पर ईयर आप निकाल सकते हैं बर्ड। अब यहीं पर में आप एक 350 बाई 45 वाले का निकालिए। 350 उसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, मालूम ही होगा। 350 को 335 करिए, इंटू 45 करिए, सर डिवाइड लगभग बाई 25,000 बॉर्ड अगर कैपेसिटी पकड़ते हैं तो सर आपका 1.5 लाख की आती है सर। 1.5 लाख की आती है ना। तो अब इसमें बर्ड की कैपेसिटी किसकी ज्यादा दिखी? सिंपल है, 1.5 लाख वाले की ज्यादा दिखी। मगर अब यहाँ पर में हमारे पास में जो चैलेंजेस आते हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग के आते हैं, आएंगे ही। चलो, उसको अगर हमने किसी तरीके से निकाल भी लिया, तो आपके 84,000 बर्ड और इसके 1 लाख से भी ऊपर वाले बर्ड, तो इनके अंदर में जो कैपेसिटी जहां होगी, आप खुद देखिए कि जहां पर में ज्यादा कैपेसिटी होगी, वहां पर में आपके जो डिसीज के चैलेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा आएंगे, ग्रोथ के चैलेंजेस आएंगे। वहां पर में आपके जो है जो अपन बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, थिनिंग, है ना, थिनिंग करने की बार बार आपको वहां से प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो वर्किंग है कंडीशन उस जगह पर में बहुत एक्सट्रीम तक चली जाएगी। और ओवरऑल कहीं से भी हो, फार्मर को इसका नुकसान भुगतना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा। छोटी
जो क्वांटिटी है, जैसे 14,000 बर्ड है, 14,000 बर्ड के लिए आपका 2 दिन के अंदर में पूरा माल निकल जाता है। आपके यहाँ पर में जो माल निकाल रहे हैं फार्मर के पास से, वो गाड़ियां कहाँ से आती हैं? ट्रेडर्स की गाड़ी आती है, पता नहीं 100-200 जगह से, मार्केट से, उल्टी सीधी जगहों से कितना है वो अपना बैक्टीरियल लोड लेकर वो किसी के भी फार्म के अंदर में एंटर करती है। चाहे कुछ भी कर लो आप, फॉर्मेलिन से धो लो, नहला दो, गर्म पानी में भिगा दो, जो करना है कर लो, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है। ये प्रूफ है, कुछ भी कर डालो आप, है ना। अब वो आई शेड में, शेड के अंदर में आने के बाद में बर्ड को उसने लोडिंग करना शुरू कर दिया। ये डे 1 था, उसने इन्फेक्शन दे के गया। सेकंड डे तक जो छोटा शेड है उसमें इन्फेक्शन दिखता, फैलता, आता, जब तक कि आपका पूरा शेड डिस्पैच हो गया, खत्म, मार्केट में पहुंच के वो घरों तक भी पहुंच गया। मगर जहां पर में बड़े शेड हैं, वहां पर में एक दिन, दूसरे दिन से, तीसरे दिन से छींकना खांसना चालू, चौथे दिन से मोर्टेलिटी स्टार्ट, एफसीआर का जो कंडीशन है वो पूरी बर्बाद होना चालू हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन, आप कुछ भी कर डालो, फिर ये आप 160 कैसे, 110 कैसे डीए? जैसे जैसे आते हैं ना, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। रात में रुक के 250। तो ये 160, 160 नहीं होगा। अच्छा 110 है क्या? हाँ। अच्छा, अच्छा रिटर्न पे आपको सिर्फ 110 मिलता है? हाँ? कहाँ करना है? ओके। तो अच्छा, आपने कुछ डाउट्स क्लियर हुए, है ना, कि अगर हम 250/40 का शेड लगाते हैं तो हमको उसके अंदर में बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े शेड लालच में हम, फार्मर अगर हमारा लगा लेता है, वो किसी भी हाल में 6 बैच तो कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी है, मैं लिख के दे दूंगा पेपर में कि अगर वो 6 बैच कर लिया तो एक्सट्रीमली गुड, मतलब उसने तो समझो हमारी कंपनी को लीड कर दिया, समझो। तो ये चैलेंजेस हैं, प्लीज इसका ध्यान रखिए। फार्मर को समझाना हमारा फर्ज है, उनसे बात करना, उनको इन चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और कुछ बताइए, अरिजीत, सर आपका जो, डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर, और जो छोटे में हम कितना मिनिमम, अभी जैसे 3,000 छोटे शेड में हम 36 इंच के पंखे के साथ किस शेड साइज से किस शेड साइज में हम उसको टारगेट करें? देखिए, वैसे तो जो सबसे इकोनॉमी का लास्ट शेड जो होता है वो होता है 180/30, ओके। है ना, इकोनॉमी। अब जी। अब आपको कंफर्ट के हिसाब से वहां पर में आपको और इससे छोटा लेना है, तो फार्मर को आप बता के लीजिए कि ठीक है, वेरी गुड, आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसका इंस्टेंट आपको इसका जो रिटर्न है वो तो नहीं मिल पाएगा, इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक इसी शेड लगाने के लिए, छोटे से छोटे इसके नीचे आप जाने के लिए आपका आरओआई बढ़ जाएगा, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। जो हम नॉर्मली 3 से 3.5 साल में हमको जो रिटर्न मिलता है, सोचिए ना कि इसमें कैपेसिटी भी कम हो गई, पर इक्विपमेंट, उसका तो कॉस्ट लगता है ना। तो उस इक्विपमेंट के कॉस्ट को लगाने के लिए नॉर्मल शेड में हमको 3 से 3.5 साल में हमारा आरओआई आ जाता है एक फार्मर का। इसमें उनको कम से कम 5 साल लग सकते हैं, और छोटा शेड कर दिया अपन ने तो 5.5 साल लग सकते हैं, जितना आप छोटे शेड में जाएंगे। इसलिए अगर किसी का शौक है और कोई करना ही चाहता है, तो हम उसको हम ये फायदा, क्योंकि ठीक है, आज नहीं तो कल उसको थोड़ा फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 180/30 के नीचे सजेस्टेड नहीं है, मगर ठीक है, अगर किसी को देना ही है तो दे सकते हैं। आप कोई भी सजेस्ट करिए, कोई भी साइज को सजेस्ट करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको इकोनॉमी में लेकर आए, उसको कम से कम खर्चे में, कम से कम हम उसके एक्सपेंस में हम उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर में जो इक्विपमेंट नहीं लगाना है, नहीं देना है, हम नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे डीजल ब्रूडर देते हैं हम, स्टेबलाइजर देते हैं हम, नहीं देंगे। उनको उनके लोकल हिसाब से हम मेंटेन करने के लिए बोलेंगे।
ओके सर, 120 बाई 25 जो शेड साइज होते हैं, जैसे आसाम वगैरह में ना मैक्सिमम छोटे छोटे शेड साइजेस हैं, थोड़े से नॉर्थ बंगाल में भी होंगे, आई एम श्योर बंगाल में भी हैं, कुछ बिहार में भी होंगे। तो हम क्या क्या हम सर 3,000 स्क्वायर फीट से लेके, जो 120 जी बाई 25 है, जी 3,000 स्क्वायर फीट से लेके 4,000 स्क्वायर फीट के जो शेड साइजेस हैं, जी उनको हम छोटे शेड, और वहां पे हम 36 इंच के फैंस के साथ, जो कि जी थोड़ा इकोनॉमिकल भी है, दे जो सकते हैं। 7 से 10 लाख की बिलिंग कैटेगरी होती है, हमारी जी परिवर्तन की बिलिंग कैटेगरी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम वो दे वहां पे दे सकते हैं? क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, खोकन भी है यहाँ पे। खोकन हमने एक शेड अभी जो दिया है प्रेम रंजन जी को, वहां आपने 54 इंच के सजेस्ट किए थे, 2 पंखे या 3 पंखे, राइट? हाँ हाँ, उसमें कोटेशन आया था हाँ, तो 54 इंच कितने का। पंखे सर एक्चुअली चाहिए? छोटे पंखे, ये क्लैरिटी हमारे पास भी होनी चाहिए, क्योंकि फार्मर पूछते हैं कभी कितने पंखे लगेंगे। तो जैसे बीएम्स भी है, वो बता सकते हैं। बीएम्स आप नोट कीजिए इन कुछ चीजों को। अगर छोटा शेड है तो 3,000 स्क्वायर फीट से 4,000 स्क्वायर फीट के रेंज में, चौड़ाई 25 से 30, बहुत ज्यादा, इससे 30 के ऊपर तो मत रखिए चौड़ाई। उसमें कितने छोटे फैंस लगेंगे, और अगर बड़े फैन लगेंगे तो कितने बड़े फैन लगेंगे? फिया सर, जस्ट करेक्ट मी सर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। अपना अगर 2 फीट का जो कूलिंग पैड है, अगर 10 फीट का कूलिंग पैड लगता है तो उसके साथ एक बड़ा फैन लगता है ना। 10 फीट कूलिंग पैड के बरोबर एक फैन होता है ना सर, आप अभी कैलकुलेशन। 6 फीट 6 फीट, सॉरी 6 फीट के हिसाब से। एक बड़ा फैन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो 6 फीट होगा। और अगर हम छोटा फैन भी यूज करेंगे तो फिर हमारा उसका साइज कम हो जाएगा। वो 4 फीट पे हम उसको काउंट करते हैं। एक राइट। एक छोटा मतलब सर फैन अगर मतलब 4 फीट पे आएगा। सर इन दैट केस अगर पगली 50 इंच का फैन होगा तो अपना 6 फीट पे एक फैन होगा, 6 फीट कूलिंग पैड के साथ एक फैन। और अगर अपना 29 या 30 इंच का अगर फैन पकड़ते हैं, 34 34 इंच का, तो वो आपका 4 फीट कूलिंग पैड के साथ एक फैन होगा। एक फैन होगा। ठीक है सर। है ना? उसको समझ सकते हैं। हम लोगों ने इसलिए किए थे कि 34 इंच का फैन आपको ज्यादा से ज्यादा उसका रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट देगा। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर जो 120 तक का भी अगर आपके पास में शेड है तो हम उसमें मिक्स करेंगे, बड़ा फैन और छोटा फैन, उसको हम मिक्स करना चाहेंगे। जैसे बड़ा फैन हम साइड में दे देंगे, जो उसका सीएफएम के हिसाब से निकाल के, कैलकुलेशन के हिसाब से जो छोटे फैन है उसको हम बीच में लगाएंगे। अच्छा, मैं क्यों ये बार बार बोलता हूँ कि बड़ा फैन छोटा फैन, क्यों नहीं हम सब जगह पे बड़ा फैन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक मोमबत्ती, है ना, एक कैंडल जलाइए, कैंडल जला के आप उसके अंदर से स्पीड से हाथ को निकालिए, उंगली को निकालिए, तो क्या होगा? आपकी उंगली नहीं जलेगी। सेम, जब आपका कूलिंग पैड से एयर स्पीड से निकल जाएगी तो वो ट्रीट नहीं होगी। है ना? शर्ट का साइज कम होने की वजह से आपने बड़ा फैन लगा दिए तो हवा को वो विदाउट ट्रीट किए हुए खींच के अंदर, और फार्म के अंदर से वो बाहर निकाल देगी। तो टेम्परेचर अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर बाहर में है तो वो हद से हद कितना होगा? ओनली 40 डिग्री तक हो पाएगा। मगर यहाँ एयर का फ्लो उसी फ्रिक्वेंसी के साथ में अंदर बनेगा, है ना, वो ट्रीट होके एयर अंदर आएगी, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शेड के अंदर का फिर टेम्परेचर भी डाउन हो पाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बड़ा फैन छोटे शेड में क्यों नहीं लगाते। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। है ना? मेरे हिसाब से एग्जाम्पल समझ में आ सकता है, आ गया होगा। लेकिन सर एक एक डाउट ये लग रहा है कि जैसे अपन आपने बोला सर 6 फीट पे हम 50 इंच का एक फैन लगा सकते हैं, तो अगर छोटे शेड में है तो अपना कूलिंग पैड भी उस हिसाब से कम कम होएगा। तो 4 फीट, उसके छोटे 4 फीट, छोटे फैन में 4 फीट हो जाएगा। 4 फीट हो जाएगा। तो 4 फीट में सर अपना ये 50 इंच का अगर फैन, नंबर ऑफ फैंस जो काउंट होगा 34 में जितना काउंट होगा उससे कम ही अपना 50 इंच का फैन में काउंट होगा। तो बिल्कुल। उसमें सर कुछ ज्यादा इफेक्ट आएगा सर एयर फ्लो में। एयर फ्लो में मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे कूलिंग पैड, देखिए कूलिंग पैड जो है, कॉन्सेप्ट को समझिए। वो ये है कि आपके यहाँ पर में एयर कहाँ से चाहिए, शेड के अंदर में एयर कहाँ से आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कूलिंग पैड से आना चाहिए, दरवाजे से नहीं, खिड़की से नहीं, कहीं से भी नहीं।
ठीक है। तो जब आपका कूलिंग पैड से एयर आती है और एक फ्लो के साथ में आती है, स्पीड से नहीं आती है, वो ट्रीट होके अंदर आती है, तो ऑब्वियसली उसका जो बेनिफिट है, जो उसका आपको असर है, वो आपके शर्ट के अंदर की ठंडक से पता चल जाएगा। यही अगर हमने एक छोटा सा आप एग्जांपल ले लीजिए ना, कि एक बहुत बड़ा मैं कूलर लगा दूं आप के ऑफिस में, बहुत बड़ा कूलर लगा दूं, क्या होगा? आपके पूरे पेपर पानी सब उड़ जाएंगे नजदीक में, क्योंकि आपके कमरे की जो लंबाई चौड़ाई है बहुत कम है। मगर वही बड़ा कूलर मैं हॉल में लगाता हूँ और आप दूर बैठ रहे हैं, तो आपको उसकी मजा आएगी, आपको उसकी ठंडक आपको पता चल पाएगी। सेम इसी चीज का बेनिफिट है कि आपका जो एग्जॉस्ट फैन है, बड़ा वाला एग्जॉस्ट फैन है, उसको अगर हमने चालू किया तो अपनी पूरे सीएफएम से, पूरी ताकत से उसने सामने की हवा को पीछे खींचा, मतलब बाहर की हवा को अंदर खींचा, विदाउट ट्रीट वो एयर बाहर चली गई। तो जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए था उस फैन को लगाने के, वो हमको नहीं मिल पाएंगे। राइट। अब यहां पर में बात हो रही है, हमने छोटा फैन कर दिया, तो छोटा फैन कर दिया तो हमने कूलिंग पैड भी हमको छोटे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस फ्लो के हिसाब से उतने एरिया से ही हमको अंदर आना चाहिए हवा। अगर हमने आपको मैं एक चीज ये मैं समझाऊं, एक मिनट एक मिनट, अच्छा सवाल किया है आपने, मेरे को बताना भी जरूरी है। आपका यस, इसको मैं स्लाइड पे दिखाऊंगा क्योंकि फिर मेरे को बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है इसके लिए। शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है आपको स्लाइड, है ना? इसमें आप ध्यान जी से सर। देखिए कि इसके अंदर में आपको ये 5, मैंने बताया ना कि आपने दरवाजे लगाए हुए हैं, 5 दरवाजे रेड रेड कलर के, है ना? आप ही मुझे जवाब देना। सवाल किसने पूछा था? राणा तोषेंगे। सर आनुतोष ने बोला। ओके ओके, है ना रानतोष? आप ध्यान से देखिए, ये 4-5 दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक। अब मैं जो सबसे नजदीक वाला दरवाजा है, सबसे नियर बाई दरवाजा है, अभी आपका ये शेड चल रहा है, बढ़िया चल रहा है शेड, ठीक है। अच्छी एयर आ रही है, कहाँ से आ रही है? सामने से आ रही है हवा, यहाँ से जा रही है। अब जी सर। आपने इस छोटे वाले, एक जो सबसे पहला दरवाजा है, फैन के नजदीक वाला पहला दरवाजा, इसको ओपन कर दिया। ठीक। आपने जब इसको ओपन कर दिया तो कितना परसेंट हवा ये दरवाजे से आएगी बताइए, और कितना परसेंट कूलिंग पैड से आएगी? सर इसमें अप्रोक्सीमेट सर 85 to 90% तो दरवाजा से ही आएगी। परफेक्ट। 100% जो है वो दरवाजे से ही अंदर आ जाएगा, क्योंकि इतना हैवी इसका प्रेशर बनता है कि इसको अगर एक छोटी सी जगह भी मिल जाए, इसलिए बोलते हैं ना कि अपने शर्ट के अंदर लीकेजेस मत छोड़िए। छोटा सा भी लीकेज होगा तो हवा वो पूरी ताकत से अंदर खींच लेगा। तो आपके पास में पूरी 99%, मेरे ख्याल से पूरी 100% जो एयर है वो यहीं से आएगी। सामने जो आपका कूलिंग पैड वाला एरिया जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर में जो भी हवा आएगी वो सामने से आना चाहिए। अगर आपने कूलिंग पैड का एरिया बढ़ा दिया, आपने कूलिंग पैड का एरिया बढ़ा दिया, फैन को छोटा कर दिया, तो वो जो सबसे लास्ट वाला जो आपका कूलिंग पैड वाला जो होगा, वहां से एयर अंदर आएगी, सामने वाला जो आपका कूलिंग पैड का एरिया होगा वो डेड हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको उतना ही एरिया बना के रखना है जितने हमारे फैन की ताकत है। छोटा फैन कम कूलिंग पैड का एरिया, बड़ा फैन ज्यादा कूलिंग पैड का एरिया। अभी क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। जी सर। ओके। सर एयर सर्कुलेटिंग फैन जो होती है अपनी, वो तो अपना जो अपना 250 बाई 40 है या 300 बाई 40 है उसमें तो लगाते ही हैं। तो इज इट नेसेसरी सर वो अपने को 120 बाई 30 पे भी लगानी चाहिए? बड़ा वाला फैन, सर एयर सर्कुलेटिंग फैन सर, एयर अंदर में सर्कुलेशन, छोटा वाला, हाँ। यस 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 यस। एयर सर्कुलेशन फैन का मैं आपको मीनिंग बता दूं। एयर सर्कुलेशन फैन इज नॉट फॉर वेंटिलेशन पर्पस। वो आपके टनल वेंटिलेशन के लिए नहीं है, वो आपके सर्कुलेशन के लिए। नाम ही उसका सर्कुलेशन फैन है। तो सर्कुलेशन किस टाइम के लिए?
जब आपका ब्रूडिंग का टाइम होता है उस टाइम पे हॉट एयर एंड कोल्ड एयर दोनों अलग अलग उसके बबल्स बनते हैं। उन बबल की मिक्सिंग करने के लिए हम सर्कुलेशन फैन लगाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछे आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मालूम रहता है कि सर्कुलेशन फैन मतलब उसकी एयर को खींच के मैं जल्दी से जल्दी पीछे कर दूं। नहीं, उसका एयर का डायमेंशन अगर मैं आपको बना के दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। वो ऐसे राउंड सर्कल बनाती है, ये देखिए ऐसे सर्कल बनाता है वो, है ना। ये आपका जो है सर्कुलर फैन है। एयर यहां से अंदर आती है और उसको ऐसे सर्कुलेट करता है, वो पीछे नहीं फेंकता है। तो इस तरीके से वो इधर एक राउंड, इस तरीके से दूसरा एक राउंड, इस तरीके से वो पूरा मतलब उसको सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन के लिए यूज होता जी है जी ना। जी। हॉट एयर और कोल्ड एयर को मिक्स करने के लिए सर्कुलेशन फैन का इस्तेमाल। छोटा अगर शेड है तो आप एक लगाइए, दो लगाइए, मतलब जैसा आपको समझ में आता है। अगर ज्यादा ठंड वहां पड़ती है तो आप दो लगाइए, क्योंकि जो आप हॉट एयर आप बनाएंगे उस एयर को मिक्स करने के लिए कुछ तो चाहिए आपको, ये उसके लिए। राइट सर। सर मेरा एक हेलो आखिरी सर। सवाल है। हम जो कहते हैं ना कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो 4 का रेशियो होता है मिनिमम, हाँ, तो उससे अगर थोड़ा नीचे जाता है 3.5 3.6, तो उसमें क्या कुछ ज्यादा इफेक्ट होता है, या वेंटिलेशन को या टनल वेंटिलेशन इफेक्ट होती है, टनल या जो हमारे वेंटिलेशन कूलिंग का पैड होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं? वो सवाल जानना नहीं, था सर। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर में जो फर्क पड़ता है वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जितना आपका एनर्जी लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगेगा, पानी आपका जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगेगा। यही मैंने जो आपको कैंडल वाला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, कैंडल वाला जो चीज मैंने आपको बताया सेम वही है, कि अगर आपने उस जगह पर में ये यूज किया है तो वो वेस्ट होगा। उतने स्पीड से वो एयर को जो आपको ट्रीट होके उसका जो असर मिलना चाहिए वो ना होते हुए वो खत्म कर देगा। उतनी एनर्जी आपको वेस्ट होती चली जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सर मैं बाकी जो आरएचएस हैं या बाकी जो रीजन्स हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। कुछ भी अगर डाउट है ना इसी शेड के रिलेटेड या टेक्निकल एस्पेक्ट से, प्लीज पूछिए। फोकन फोकन सर आप बार बार बोल रहे हैं, बोलिए हाँ बोलिए। सर, मेरे को सर एक बात बोलना है कि जैसे हमारा छोटा सेट का बारे में हो रहा है 120/25, जो भी 120/130 या 25/27 का ऐसा सेट बहुत है। तो उसमें कूलिंग पैड के लिए बहुत इशू हो जाती है। क्या है, कूलिंग पैड हमारा 7 फीट है, फिर टॉप गटर डाउन गटर भी ऐड है। ठीक है सर। उसमें मैक्सिमम ये जो सेट का साइज है 120/25 का, उसका हाइट होती है सर 6 फीट। ओहो। तो वो लगाने की बहुत दिक्कत होती है। नहीं ये नहीं नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज आ जाती है। वेरी गुड, ये अच्छा था। आप लोग सभी ये चीज का ध्यान रखेंगे, साइड हाइट शुड नॉट बी लेस देन 8 फीट। भाई हमको कूलिंग पैड नहीं लगाना है, कूलिंग पैड के साथ साथ उसके एसेसरीज है ना, उसके फ्रेम है, उसके गटर हैं, टॉप गटर है, उसके बाद में मतलब टॉप नाली है, नीचे का गटर है। उन सबको हमको फिटिंग करने के लिए भी तो जगह चाहिए। अगर आप 6 फीट का अगर आप शेड की हाइट लेंगे साइड में, तो फिर हम अपने कूलिंग पैड को काटना पड़ेगा हमको। काट के फिर वो चीजों में सही नहीं लगता, वो मजा नहीं आता, क्योंकि उसके चैनल कटिंग होगा, हर चीज में डिस्टरबेंस होगा। तो आप प्लीज ध्यान दीजिए कि अगर आप छोटा शेड ले रहे हैं तो उनको आप थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करवाने की लिए भी कोशिश करें, है ना, क्योंकि पैसा तो लग रहा है उसका। तो एक आध बार थोड़ा अच्छा मॉडिफिकेशन हो जाए, अच्छा हो जाए, तो कम से कम उसको कमाई, उसका जो अर्निंग है वो तो बहुत बढ़िया आना चाहिए ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि साइड हाइट 8 फीट, सेंटर हाइट 11 फीट, ये स्टैंडर्ड है ना। ये 11 फीट होना चाहिए। अगर आप आरसीसी का अगर बनाते हैं या पूरा अगर उसका सीमेंट का अगर आप बनाते हैं तो फिर हाइट जो है वो कम से कम 9 फीट होना चाहिए। एक ही हाइट होना चाहिए, 9 फीट। ठीक है, उसके अंदर में फिर आपको जो है हुक वगैरह फिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें निप्पल लाइन फीडर लाइन के लिए आपको हुक वगैरह फिर नहीं मिलते हैं, तो वो दिक्कत आती है। तो खैर वो डिजाइन अपन डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं, मगर जो नॉर्मल अगर शेड बन रहा है तो उसमें साइड हाइट 8 फीट, सेंटर हाइट 11 फीट,
रखिए, उसके ऊपर में नुकसान है। फिर वही है कि आप छोटे से कमरे में आप बड़े वाले हॉल में बैठ के अगर आप एसी चला रहे हो तो पूरा हॉल आपको ठंडा हो रहा है, मगर आपका खर्च भी तो हो रहा है उतना। तो सेम ये है कि अगर आप वॉल्यूम को कम करेंगे, शेड आप रखिए, फिर वॉल्यूम को हम लोग फॉल सीलिंग के साथ में उसको हम कट ऑफ करते हैं, तो वो कट ऑफ होने की वजह से आपका वॉल्यूम का जो है वो एरिया कम हो जाता है, तो उसको कम एनर्जी लगती है, कम पानी लगता है, कम बिजली लगती है। तो ये सबसे बढ़िया उसके अंदर में बेनिफिट है। ठीक है। और शीट में बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आते हैं कि शीट में हम जीआई लगा लें क्या, या एल्यूमिनियम शीट लगा लें क्या। नहीं, कभी नहीं, लगा ही नहीं सकते। और वो वाला सिस्टम इसमें नहीं होता, शेड के ऊपर में फॉगर वाला, स्प्रिंगलर बोलते हैं उसको, सॉरी। तो स्प्रिंगलर वाला सिस्टम इसी शेड में नहीं है, वो ओपन शेड का कमाल है। वो जो खेत में लगते थे स्प्रिंगलर, वो शेड के ऊपर लगाते थे, इसमें नहीं लगते, है ना। तो अगर आप इसमें अगर आप शेड के अंदर में शीट देख रहे हैं तो वो सीमेंट की शीट लगवाइए। आप उसकी एक फाइबर भी आना चालू हो गया है, बहुत हार्ड फाइबर आता है, मगर लोहा, जीआई, एमएस, ये शीट बिल्कुल नहीं लगा सकते आप, क्योंकि टेम्परेचर वो शेड के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। ठीक है। सर ये जैसे मेरा एक 250 का शेड है, उसमें ऊपर में जो सीलिंग है सर 250 जीएसएम का वो लगा हुआ है, तो वो सर इंसुलेशन के हिसाब से काम करेगी सर? हाँ, 250 जीएसएम बोल रहे हैं आप, कौन सा है वो? ये फाइबर सर, ना? सर फाइबर का? नहीं नहीं, फाइबर नहीं सर, ये प्लास्टिक है, 250 जीएसएम का है। ठीक है, बेस्ट है, अच्छा है। मैं बोला ना, मेटल अगर आपने लगाया, आप गड़बड़ हो जाएगी फिर। मेटल नहीं लगना चाहिए, फाइबर लगाइए, सीमेंट लगाइए। अब प्लास्टिक शीट है अच्छी, जीएसएम है तो मतलब हार्ड है, काफी अच्छी है वो, मगर उसके नीचे फॉल सीलिंग जरूर करवाइए, कि जो बची कुची उसकी अगर जो हीट है वो भी फॉल सीलिंग से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपका वॉल्यूम कम हो जाता है। हम्म। नहीं, ऊपर में तो सर जो अपना हीट प्रूफ जो एस्बेस्टर होता है, वो एस्बेस्टर से शेड बनाया हुआ है। तो अपन ने क्या एस्बेस्टस। किया, वहां से मोटा मोटी आपका 2 फीट के गैप से, ऊपर से 2 फीट के गैप से सेंटर हाइट है, हाँ। मतलब 8 फीट के जो साइड हाइट 8 फीट है, 8 फीट के बरोबर अपन ने ना 250 जीएसएम का एक शीट लगा दी है प्लास्टिक का, अच्छा, फॉल सीलिंग के लिए आप बोल रहे हो? फॉल सीलिंग के लिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम निकलवाते जाइए, हर बैच में उसको निकलवा के क्लीन करवाने के लिए बोलिए। जी ये जी। तो चूहे अपना मकान, कॉलोनी सब बना लेंगे वहीं पर में, जी सर, जी सर। है ना। तो उसको आप जब भी आपका डिस्पैच होता है तो उसको आप करने के लिए बोलिए। ठीक है, ओवरऑल आपका और किसी का कोई क्वेश्चंस अगर बोलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीक में एक सर सेशन और ले सकते हैं। एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी सर। जी। क्योंकि मेडिसिन का वो ये वाला कैंसिल करो, ठीक है, जी जब जी, होगा म्यूट कीजिए ना प्लीज। तो अभी नहीं होगा, फिर ना ये वाला कैंसिल करो। सर देखिए, हमारी जो भी एग्रीमेंट होता है ना, हाँ। वो बीआई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करेक्ट। चिक्स प्लेसमेंट के बाद से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीआई टीम की। तो राइट। अग्रीमेंट में हमने जो भी चेंजेस किए हैं, सुबह जो बता रहे थे, वो थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए बस, बाकी चीज तो पढ़ के हम समझ लेंगे एग्रीमेंट टर्म्स वाइज। एंड कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम है, 5 इयर्स का हमारा हमने अग्रीमेंट किया है, अभी नए वाले में भी 5 इयर्स का ही अग्रीमेंट है। इक्विपमेंट को लेकर हमने उसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं किया है, पहले भी हम 1 ईयर की वारंटी देते थे, आज भी हम 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। जो हमारी सर्विस है वो भी 1 ईयर है, वो भी आज भी 1 ईयर रहेगी। हाँ, इम्पोर्टेंट इसके अंदर में ये हुआ कि बार बार जो हमारे फार्मर बैंकों से फोन आता था, उनके लिए दिक्कत आती थी कि सर वहां पर में जो बैंक है वो मेन लोन प्रोवाइडर है फार्मर को। आपको तो आपका पूरा पैसा मिल रहा है ना, आपने 75 पैसा दे रहा है फार्मर, या आपको 100% दे रहा है, आपको तो आपका पैसा मिल रहा है। मगर बैंक ने जो ये इन्वेस्टमेंट वहां पर में किया है, उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन क्लॉजेस को लेकर बहुत सारे उनके डाउट्स के लिए मेरे पास में क्लैरिफिकेशन के लिए आते रहते थे। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमने उसके अंदर में वो पॉइंट्स को भी डाल दिया है, ताकि बैंक भी उसको पढ़ के कंफर्टेबली अपने बैंक के लोन को वो रिलीज कर ले, उसको कोई पैनिक ना हो। उसको ऐसा लगता था कि अगर
फार्मर ने अगर ईएमआई पे नहीं किया तो इसका जो भी कब्जा है ना, वो कंपनी का हो जाएगा। तो वहां हमने उसको क्लियरिटी दिया हुआ है कि उसमें कंपनी का जो कब्जा है सिर्फ और सिर्फ बर्ड पे होगा, चिक्स पे होगा और फीड पे होगा और मेडिसिन पे होगा। बाकी भाई आपकी जो चीजें जहां है वो उसको आप वैसे रखिए, और सर्विस हम अपनी लेके अपने बर्ड को डिस्पैच करके हम उसको जो है फिर हम बैंक जो है उसको अपना टेक ओवर कर सकता है वो, है ना। एक चीज ये थी। दूसरा उसके अंदर में बहुत बड़ा डाउट रहता है सभी लोगों के, कोई अगर हमारे साथ में परिवर्तन ईसी शेड कर रहा है, मतलब परिवर्तन का प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो बीच में अगर ब्रीच कर देता है मतलब हमारे अग्रीमेंट को तोड़ देता है, वो किसी और का चिक्स डाल देता है। तो आप सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि अपने अग्रीमेंट के अंदर में भी उस क्लॉज को पहले भी था और आज भी है, उसको आप भी पढ़ लेंगे कि अगर उसने ब्रीच किया है हमारे साथ में अग्रीमेंट को, तो हम उसको फिर अपनी सर्विस नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पेबल हो, चाहे वो फ्री में हो, चाहे वो वारंटी में हो, चाहे गारंटी में हो, हम उसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। अगर वो वापस आ जाता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज ए एडिशनल चार्ज में, हम उसको फ्री में फिर भी नहीं दे पाएंगे। तो जो एक रिलेशन है हमारा वो अग्रीमेंट को लेकर में है कि अगर वो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और इसके बाद में एक्सटेंड भी अगर कर लेता है तो मोस्ट वेलकम, हम उसके साथ देंगे। हम उसके लिए जो भी हमारे नियम कानून है सब सब हम उसके हिसाब से हम उसको पूरी मदद करेंगे। छोड़ के चला जाता है, हम उसको एक पैसे का भी हम सर्विस नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वापस आता है तो हम उससे पैसा लेकर ही हम उसको सर्विस दे पाएंगे, चाहे वो एक बैच के बाद ही वापस आ गया हो। तो ये चीज को थोड़ा उसको पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है अरिजीत। और कुछ? सर ऐसे डाउट्स तो सर बहुत सारे रहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है हाँ, सर। ठीक है ना। तो एक काम हाँ। करते हैं ना, आप ऐसे जो है आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, एवरी 10 डेज 15 डेज, महीने में 2 बार हम लोग सब ऐसे मिल लें अपने अपने डाउट्स, क्योंकि एक बार में डाउट्स क्लियर होना भी नहीं चाहिए नियम है ना। तो कोशिश है कि ऐसे चीजों के बारे में आप बात करते रहें, मुझे भी कुछ चीजें जानकारी मिलती है, अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिलते हैं मुझे भी। तो हम भी इसके अंदर में अपना काम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक बार फिर ले लेते हैं अपन, 10 एक दिन के बाद में अपन फिर से अपन जुड़ सकते हैं। मैं अपना प्लान तो वैसे भी कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैं उड़ीसा, फिर उसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका असम, एक एक ट्रिप का तो प्लान है मेरा। तो उस टाइम पे भी अपन कर सकते हैं, जैसा बोलें, कोई कोई इशू नहीं है ऐसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। चलिए, आप जब भी प्लान करें सर बताइए हमें। बिल्कुल और बिल्कुल हमारे भी जो भी डाउट्स रहेंगे, हम एक एटलीस्ट हर एवरी फोर्टनाइटली एक सेशन 1 घंटे के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम, है ना। कभी भी अगर कुछ ऐसा लगता है आप लोग को तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप वहां पर में हैं, अगर किसी को कोई डाउट आते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक थैंक है यू, सर। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। आप लोग सभी लोग अपना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया, और बेहतर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, मुझे मजा आया। बहुत हेल्दी क्वेश्चंस, ऐसे हेल्दी क्वेश्चंस अगर पूछे तो पूछने वाले के साथ साथ बताने वाले को ज्यादा मजा आता है ना। और इसका बेनिफिट ओवरऑल हमारे फार्मर को ही मिलना है। हमारा फार्मर इससे बहुत इसको उसके फायदे मिलेंगे अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा आप उनको सर्विस दे सकें, उनकी प्रॉब्लम को आप समझ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।